जामा देखो। हाँ लगा। हाय बच्चों, आप लोग कल के वीडियो को देखकर उसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हों उसको बना लीजिएगा। वैसे तो उसमें सिर्फ परिभाषाएं ही थी। आज का जो वीडियो है, जो सेशन है, जो क्लास चल रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लेसन के दृष्टिकोण से। इसलिए आज के वीडियो को खूब अच्छे तरीके देखिएगा और आपको इस लेसन, इस टॉपिक के रिलेशन में आपको होमवर्क भी मिलेगा और उसको मस्ट है करना। आप सबको एक प्रकार से आपकी जिम्मेदारी भी बन रही है कि आपको करना भी ज़रूरी भी है और यहाँ से आपको प्रेरित भी लगातार किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग जागरूकता के साथ अपने होमवर्क को पूरा कर विद्यालय के ग्रुप में क्या करें, उसको सेंड करते रहें। इससे आप अपनी तैयारी को भी बेहतर बना पाएंगे और हम सबको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम सबको अच्छे तरीके पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे बैरुल फलस। कल हम यहीं पर अपना सेशन ख़त्म किए थे बैरुल फलस के पास। आज हम बैरुल फलस के साथ आगे बढ़ेंगे। बैरुल फलस किसे कहते हैं? किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले बैरुल बल रेखाओं की कुल संख्या को बैरुल फलस कहते हैं। यानी बैरुल फलस को हम कल आपके साथ चर्चा किए थे। इसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब क्षेत्रफल बड़ा होगा, मतलब मान लें ये एक कोई पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्र है वो ए है, क्षेत्रफल जो एरिया है वो क्या है, ए है। लेकिन यदि हम इसे अलग अलग बाउंड्री में बांट दें ऐसे ऐसे, तो अब इस खाने का जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो आएगा डी ए। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक पूरा पृष्ठ है। अगर हम आपसे ये कहें कि इस मार्कर का पूरा क्षेत्रफल ए है, तो इस मार्कर को कट कर दें बीच में से, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम वही तरीका यहाँ पर आता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि यदि कोई क्षेत्रफल कम हो जाए, किसी सूक्ष्म पृष्ठ के बारे में यदि अध्ययन करना हो, तो हम क्या करेंगे। वहाँ पर गणित के एक नियम का प्रयोग किया गया है बच्चों, उसे कहा गया समाकलन विधि। तो समाकलन जो विधि है ये क्या करती है, छोटे मान को बड़ा बनाती है और अवकलन जो होता है वह बड़े मान को क्या कर देती है, छोटा कर देती है बच्चों। तो आज हम देखेंगे ये, इसका प्रयोग हमको बहुत कम करने में मिलेगा। हमको मिलेगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। इसका प्रयोग हमको सबसे ज़्यादा करना होगा। क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे पृष्ठों में बड़े क्षेत्र के संख्याओं का अध्ययन करेंगे, उसमें कितने फलस्क बनाए जा रहे हैं, कितने फलस्क प्राप्त हो रहे हैं। तो आज हम सीधे चले आते हैं फलस्क के अध्ययन के लिए। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, कोई एक पृष्ठ है कुछ इस प्रकार। ये पृष्ठ है आपका। अब इस वाले भाग का जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा ये होगा। इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर, यानी हम इसको एक कलर कर लें, इस कलर वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा। इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो ए होगा। इस वाले का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों ये ए होगा। ये प्रोसेस है हमारा। अब हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ से कोई बैरुल क्षेत्र आ रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई धन आवेश हम रख दिए हैं, इस धन आवेश के कारण ढेर सारी बैरुल बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इसमें से निकल रही हैं। ढेर सारी बैरुल बल रेखाएं काल्पनिक रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं। अब होता क्या है कि जब बैरुल बल रेखाएं अपने स्रोत से आगे बढ़ेंगी तो हम एक रेखा का अध्ययन कर लेते हैं। ये रेखा सीधे इस बेलन को पार करते हुए निकल जाएगी और जब इस बेलन को पार करते हुए आगे जाएगी तो हम देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम ओ मान लें, इसको हम ओ डैश मान लें, तो हो क्या रहा है बच्चों कि इसकी दिशा ये है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा क्या हो रही है, जो ई है उसकी दिशा इस दिशा में जा रहा है।
जब इस दिशा में जा रहा है एरिया वेक्टर क्या कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। अगर हम यहाँ इंगित करें तो ये देख पा रहे हैं ये इधर ई का मान कहाँ जा रहा है, इस दिशा में। इसको थोड़ा लाइट में ले लें, ये इस दिशा में जा रहा है और एरिया वेक्टर इस दिशा में। यदि कोई भी पिंड, कोई भी मान ऐसे और ऐसे हो तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पर 180 अंश का क्या बनता है, कोण बनता है। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे की दिशा में जाएंगी, यदि एक रेखाएं दूसरे रेखाएं की दिशा में हों, चाहे हम इस प्रकार बना लें और या हम इसी चीज को, इसी रेखा को इस प्रकार ड्रा कर लें। यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पर 0 डिग्री एंगल बनेगा, वहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा, वहाँ 0 डिग्री बनेगा और 0 डिग्री। यदि एक रेखा इस दिशा में जाती है बच्चों और दूसरी रेखा इस दिशा में जाती है, या एक रेखा इस दिशा में जाती है बच्चों, दूसरी रेखा इस दिशा में जाती है, दोनों स्थितियों में 90 अंश का कोण हमारे पास प्राप्त होने वाला है। दोनों स्थिति में 90 अंश का कोण मिलेगा। यानी ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। तीनों स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे कोण बन रहे हैं। यदि एक अलग अलग दिशा के बीच हम कोण देखेंगे तो वहाँ 180 अंश बनेगा, लेकिन वो दोनों कोण, दोनों दिशाएं एक दूसरे के रुजुरेखीय होने चाहिए। एक ही रेखा में हों लेकिन कहाँ हों, विपरीत हों। एक ही रेखा में हों, एक ही दिशा में हों तो वहाँ 0 अंश का कोण बनेगा। दोनों अलग अलग हों लेकिन एक दूसरे के लंबवत हों तो वहाँ 90 अंश का क्या बनेगा, कोण। तो बच्चों बरुल फलक ज्ञान करने के लिए ये 3 एंगल, ये 3 डायग्राम हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। और तीनों डायग्राम को हम यहाँ एग्जाम्पल में ले लेते हैं। कल हम सूत्र देखे थे, सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था फाई ई बराबर या डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, या फाई बराबर या फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। दोनों सूत्र को देखते हैं। ये सूक्ष्म के लिए है, ये सूक्ष्म के लिए है और ये क्या है, ये छोटे मान के लिए है और ये कुल संपूर्ण के लिए है। संपूर्ण, जब संपूर्ण वैद्युत फलक की ज्ञान करेंगे, दोनों वैद्युत फलक की बात कर रहे हैं। वैद्युत फलक एक सूक्ष्म के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और यही वैद्युत फलक यहाँ संपूर्ण स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो जब एरिया क्या होगा, छोटा सूक्ष्म हो जाएगा तो वहाँ फलक भी क्या होगा, छोटा प्राप्त होगा। इसको हम डिफाइन करें, आगे ले चलें तो डी फाई ई को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं इस प्रकार, और ई को जैसे के तैसे उतारते हैं। और यदि हम इसे वेक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम जानते थे क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर हम जब इसे वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर को आगे डिफाइन करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि इस सूत्र को देखें तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम डी ए और ए क्यों लिख रहे हैं। कल हम इस चीज के बारे में चर्चा कर चुके थे कि जो डी ए है यह सूक्ष्म क्षेत्रफल है, जिसके कारण छोटा फलक हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि एक छोटा कमरा हो, एक छोटा सा कमरा हो, उस एक इतना बड़ा कमरा है और एक इतना बड़ा कमरा है, इसमें ढेर सारी कुर्सियां आ सकती हैं, इसमें ढेर सारी, लेकिन इसमें बहुत कम कुर्सियां क्या होंगी, आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? ये कमरा ए है, रूम नंबर ए, और रूम बी है। रूम ए का जो क्षेत्रफल है कम है और रूम बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। रूम बी में मान लीजिए 20 कुर्सियां रखी जा सकती हैं, रूम ए में 5 कुर्सियां रखी जा सकती हैं। तो इसमें 20 कुर्सियां आ सकती हैं, रूम ए में मात्र 5 कुर्सियां आ सकती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि रूम बी का जो एरिया है ये बड़ा है, रूम ए का एरिया जो है क्या है, छोटा है। तो छोटे और बड़े होने के कारण इसका जो फलक है, जो कुर्सियां, कुर्सी मतलब फलक, यहाँ जो उदाहरण लिया जाए, जो एग्जाम्पल है कुर्सी है, और कुर्सी को हम यहाँ क्या मानेंगे, वैद्युत फलक मानेंगे। तो वैद्युत फलक इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। जैसे कि अभी हम आपसे चर्चा किए, कोई क्षेत्रफल हो, उस क्षेत्रफल में जितनी बड़ रेखाएं क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, जितनी बड़ रेखाएं गुजरेंगी वही उसका क्या बन जाएगा, फलक बन जाएगा। उसी प्रकार कमरे में जितनी ज़्यादा कुर्सियां रखी जा सकती हैं वही उस कमरे का फलक बन जाएंगी। जैसे
ये कोई प्लेट है, इस प्लेट से जितनी रेखाएं प्रवेश करेंगी वही उसका क्या बन जाएगा, फलस्क बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे दो कंडीशन। अब चाहिए हम इसे हल करें, केस नंबर ए को या केस नंबर बी को, हम किसी एक केस को हल करते हैं, हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 180 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में, जब थीटा बराबर 180 अंश हो, जब थीटा बराबर 180 अंश हो, तो 180 अंश होने पर बच्चों क्या हो जाएगा, किसी एक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसी को ले लेते हैं, फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, ई ए कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 180 अंश, तो फाई ई बराबर प्यारे बच्चों ई ए हो जाएगा। अब काश 180 अंश का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग मैथ में काश 180 अंश का मान ज्ञात कर चुके हैं। जो बच्चे बायो के हैं, बायो ग्रुप के, उन्हें थोड़ा समस्या होती होगी इन चीज़ों को ज्ञात करने के, ये बायो ग्रुप वाले बच्चे ध्यान देंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो काश 180 अंश को हम ऐसे लिख लेंगे, काश 180 को हम लिख, देखो काश को जैसे का तैसा उतार लो, 180 को 90 प्लस हम 90 कर सकते हैं, 90 धन 90 करेंगे 180 प्राप्त होगा, और काश 180 को हम ऐसे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, काश 90 प्लस थीटा ले जाएंगे, जब 90 प्लस थीटा में हम जाएंगे बच्चों, तो 90 प्लस थीटा में क्या करेंगे, यहाँ साइन होगा, और साइन क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। लेकिन ये किस केस में जा रहा है, ये दूसरे इसी में जा रहा है। दूसरे केस में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ASTC। अब ASTC में क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ साइन पॉजिटिव में लिखा जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फाई ई का मान जो आएगा -EA हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरे कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हमको कह रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ती है तो ये एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रा करती है, और जैसे 90 डिग्री बनती है यहाँ पे, तो फाई ई इक्वल हम करते हैं EA cos थीटा, तो फाई ई इक्वल करेंगे बच्चों, तो EA हो जाएगा cos थीटा के स्थान पे, थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ होने वाला क्या है, फाई ई इक्वल करेंगे, EA हो जाएगा, और cos 90 अंश का मान हम जानते हैं 0 होता है बच्चों। किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करने पर मान 0 प्राप्त होता है। तीसरा केस हम देखते हैं क्या हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे ये रेखाएं आगे बढ़कर यहाँ पहुँचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ती है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे एक ही दिशा में हो रही हैं, तो 0 डिग्री कोण बनता है। हम लिखेंगे जब थीटा बराबर क्या हो, जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री बनता हो, तो यहाँ रखेंगे फाई ई इक्वल EA cos थीटा के स्थान पे हम 0 डिग्री लिखेंगे 0, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा बच्चों EA cos 0 अंश का मान हम जानते हैं, cos 0 अंश का मान 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए फाई ई बराबर E इंटू क्या हो जाएगा 1। ये 3 प्रकार के फ्लक्स हमको प्राप्त होंगे। यानी अब आपके क्वेश्चन में प्रश्न कैसे बनते हैं, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि cos 180 यदि विद्युत फ्लक्स 180 अंश पर प्राप्त होगा तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। कोई फ्लक्स प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसे नहीं है, उसका रीजन क्या है, सॉरी ऋणात्मक होगा। अगर 90 अंश पर कोई, जैसे अगर हम ये कहें कि ये है, अगर हम इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है और हम ऐसे मार रहे हैं, ऐसे तीर मार रहे हैं, उसके लंबवत जा रहे हैं, लंबवत जाने पर उस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जिस कारण का फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये क्या था आपका विद्युत फ्लक्स की स्थितियाँ। अब इससे आप अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा, जो भी समस्या होगी फिर से आप पूछने का प्रयास करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय। अब हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय
जिसे हमें बेसब्री से इंतजार था, जो लेसन का नाम था, उसी चीज को हम देखने वाले हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रमेय को क्यों सामने लाया? तो इन्होंने इसलिए सामने लेकर आए अपने प्रमेय को, क्योंकि जो इनके प्रमेय के आने से पहले फैराडे, जिन्होंने मोटर की खोज की, उन्होंने तो गॉस की प्रमेय में इसको परिभाषा गॉस ने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक अपने नियम को प्रस्तुत कर रहे थे, उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कारगर साबित क्यों नहीं हो रहा था? एक कारण यह था बल क्षेत्र अच्छे तरीके काम नहीं करने का, कि उनकी दूरियां निश्चित नहीं होती थी। और बहुल फ्लक्स जो होता था, या बहुल क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये दूरी पर निर्भर करती है। बहुल क्षेत्र की तीव्रता तब ज़्यादा होगी जब दूरी कम होगी। तो गॉस ने अपने नियम को प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने क्या किया? पहली बात तो छोटे भी प्लेट पर छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पे बहुल क्षेत्र ज्ञान करने का नियम उन्होंने समाकलन के द्वारा प्रस्तुत किया। दूसरे स्थिति पे उन्होंने क्या किया कि अपने नियम में दूरी को निश्चित करके सारे नियमों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कैसे किया? कि क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि गॉस ने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, और गॉसियन पृष्ठ जो है ये बंद पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ कभी भी खुले पृष्ठ के रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती। इसकी आकृति कैसे भी हो, उसकी आकृति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी होगी बच्चों, लेकिन वो हर समय कैसे होगी? बंद पृष्ठ होगा। तो अब हम आगे चलकर फिर से देखते हैं और अच्छे तरीके से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करेंगे आज देखेंगे। तो जब किसी गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स का मान, या कह सकते हैं किसी गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स का मान पृष्ठ के कुल आवेश के अनुपात के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि किसी गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स का मतलब फाई ई, परिबद्ध कुल फ्लक्स का मान परिबद्ध जो आवेश है, परिबद्ध आवेश के या आवेश क्यू के 1/ε0 गुना होता है। फाई ई ये क्या है? कुल फ्लक्स का है, कुल फ्लक्स का है। तो कहेंगे जब किसी गॉसियन पृष्ठ, कोई एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ है जो एक बंद पृष्ठ है। तो किसी गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स फाई ई, पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश क्यू, इसके परिबद्ध हम कुल आवेश मान लेते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? क्यू। आवेश यहाँ पर रख देते हैं, परिबद्ध आवेश। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सीधे और ये आगे जाएगी। इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसको हम एरिया वेक्टर डी ए मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? ए होगा, और इस सूक्ष्म अवयव का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? डी ए होगा। तो कुल फ्लक्स फाई ई होगा, और इस पृष्ठ का जो आवेश होगा क्यू होगा, क्यू का मान जो होगा वो 1/ε0 गुना के बराबर होगा। यही क्या है? गॉस की प्रमेय, जिसको हम परिभाषा द्वारा देखेंगे। किसी गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स पृष्ठ के कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही गॉस का प्रमेय कहते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके लिख कर याद कर लीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे की गई। तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे की गई? बहुत ही सरल है। देख रहे हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है। केंद्र क्या है? ओ है। केंद्र ओ पर हम एक आवेश रखते हैं। आवेश से निकलने वाली जो बदलकर रेखाएं हैं वो चारों ओर फैलती हैं। फैलने पर किसी हम एक रेखा को अध्ययन करते हैं, एक रेखा हम इस दिशा में देख लेते हैं, और उस दिशा में हम एक क्या करते हैं? छोटे सूक्ष्म अवयव तैयार करते हैं, और उस सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल क्या है? डी ए है। डी ए
और ई दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों देखो ये है, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब 0 अंश का कोण बनेगा तो हम सीधा वही सूत्र रखेंगे, फाई ई बराबर, फाई ई रखो या इस सूक्ष्म अवयव है इसलिए क्या हो जाएगा डी फाई। दोनों सूत्र अभी आपको बता दिए कि यदि ए होगा तो ई रहेगा, उसका मान फाई रहेगा, यदि डी ए रहेगा तो ई तो उसका साथ रहेगा ही और यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई। यदि क्षेत्रफल छोटा होगा तो फलक भी छोटा, यदि क्षेत्रफल बड़ा होगा तो फलक भी बड़ा। जैसे हम जानते हैं यदि थैला छोटा होगा तो सब्जी कम आएगी, यदि थैला बड़ा होगा सब्जी ज्यादा आएगी। इसी से आप समझ लीजिए सारी चीज को। यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा। डी फाई को हम जैसे का तैसा लिखेंगे बच्चों, और यहाँ ई को हम कक्षा 11 का सूत्र लगाएंगे वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे डी ए और ई के बीच की जो एंगल है वो 0 बना रहा है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक ही दिशा में जाने पर पृष्ठ में कोई भी एंगल नहीं बनते, तो यहाँ क्या होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर बच्चों हो जाएगा ई इंटू डी ए और कास 0 अंश। तो डी फाई ई बराबर बच्चों हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब संपूर्ण फलस्क फाई ई बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे किसको डी फाई ई को, किसके परिबद्ध क्षेत्रफल के। तो फाई ई बराबर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्षेत्रफल को ई इंटू क्या हो जाएगा डी ए। फाई ई बराबर करेंगे बच्चों ई, देखो जो यहाँ समाकलन के साथ होगा उसी का हम समाकलन करेंगे। तो जो निम्न कोटि होगी, निम्न कोटि के साथ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या करेंगे समाकलन, अर्थात जिसके साथ डी जुड़ा होगा अवयव डी होगा उसी का हम समाकलन करेंगे। तो ई को हम बाहर लेकर आएंगे बच्चों और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे किसको डी ए को। आपको बताए थे 2 फार्मूला, यदि गोला होगा और बेलन, कल आपके साथ चर्चा हुई थी। यदि गोला होगा तो गोले का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा डी ए जो होगा गोले के लिए, गोला जब होगा तो गोले के लिए जो डी ए होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन के लिए जो क्षेत्रफल होगा डी ए के रूप में वो होगा 2 पाई आर एच। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गोले की बात, यहाँ गोला है तो गोले के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर बच्चों हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ई की वैल्यू हम पहले लेसन में पढ़े हैं, क्या होता है फाई ई को जैसे कि तैसा उतारेंगे और हल करने वाले हैं। ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, और इसको हम क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर को डाल लेंगे। आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कटा, 4 पाई के साथ 4 पाई कटा। अब फाई ई बराबर करेंगे बच्चों तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो जाएगा। यही गॉस का नियम है, इसे ही गॉस का नियम कहते हैं। तो गॉस का नियम क्या है, गॉसियन पृष्ठ या किसी पृष्ठ के परिबद्ध, गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब यहाँ इतना ही, कल इसके आगे हम देखेंगे कि गॉस के प्रमेय के उत्पत्ति कूलाम के नियम के आधार पर, कूलाम के नियम के अनुसार गॉस के नियम की उत्पत्ति देखेंगे, और फिर उसके आगे जो सूत्र हैं हम उसको अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी चीज़ें हैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क मिलेगा, उसको अच्छे तरीके करते रहिए और इसी प्रकार प्रतिदिन देखते रहिए और मन लगा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।